गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पेडागोजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण है हम वो किन किन आधार पर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्ण रूप से जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो इतिहास के वर्गीकरण के हम निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। जैसे क्षेत्रीयता के आधार पर करेंगे तो इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, तो उस आधार पर हम इतिहास का वर्गीकरण है वो निम्नलिखित रूप से 4 प्रकार से कर सकेंगे। जिसके अंतर्गत पहला है स्थानीय इतिहास है, दूसरा है प्रांतीय इतिहास, तीसरा है राष्ट्रीय इतिहास, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय इतिहास। इस प्रकार से क्षेत्रीयता के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। जिसके अंतर्गत पहला भाग है वो कौन सा है? स्थानीय इतिहास। स्थानीय इतिहास के अंतर्गत हम उस इतिहास के बारे में छात्रों को जानकारी देंगे जो हमारे आसपास के वातावरण में घटित होता है। ऐसे इतिहास के संदर्भ में जानकारी देंगे, चाहे अपने जिले से संबंधित है, अपने कस्बे से संबंधित है। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी हम स्थानीय इतिहास से के संबंध में देंगे। तो छात्रों को स्थानीय इतिहास की जानकारी होगी तभी जाकर वो अपने प्रांतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, राष्ट्रीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में अंतर्राष्ट्रीय इतिहास तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से स्थानीय इतिहास के अंतर्गत वह संसाधन आते हैं जो हमारे स्थानीय क्षेत्र के अंदर घटित प्राचीन समय में घटित हुए हैं। ऐसे प्राकृतिक स्रोतों को हम स्थानीय इतिहास के अंदर जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रांतीय इतिहास। प्रांतीय का संबंध होता है किसी राज्य से होता है। हम जिस राज्य के अंतर्गत रहते हैं उस राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों को हम क्या बोलते हैं? प्रांतीय इतिहास बोलते हैं। जैसे कि हम राजस्थान के अंदर रहते हैं तो राजस्थान क्या है? सूरों वीरों की भूमि है। अतः हमें इन जानकारी है हमें राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। तो राजस्थान के अंदर कई प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत है जिसके अंतर्गत हमें राजस्थान के प्राचीन गौरव की जानकारी मिलती है। हमारे देश के अंदर जो राजस्थान राज्य है वो गौरवपूर्ण राज्य है, उसका इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजवंश हुए और उन्होंने अपने राज्य के गौरव को बढ़ाया। जैसे मेवाड़ के गोहिल हैं, सिसोदिया राजवंश है, उसके अलावा मारवाड़ में राठौर आदि का इतिहास है जो प्रांतीय इतिहास से संबंधित है। हम उस इतिहास को पढ़ेंगे तब जाकर हमें अपने राजस्थान के संदर्भ में इतिहास है वो प्राप्त होगा। तो हमें प्रांतीय इतिहास भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय इतिहास। राष्ट्रीय इतिहास से तात्पर्य है सर्वप्रथम हम स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में प्रांतीय राष्ट्रीय इतिहास। तो हमारा जो राष्ट्रीय इतिहास है वो भी काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार हमारे यहाँ देश है जो काफ़ी लंबे समय पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी और उस सोने की चिड़िया कहलाती थी। बाद में हमारे देश पर विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं ने आक्रमण किए। उसके बाद में कई सालों तक हमारा देश थी वो विभिन्न विदेशी शक्तियों का भी गुलाम रहा और ऐसी स्थिति में हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए विभिन्न लोगों ने अपने त्याग और बलिदान दिया और जिसके कारण हमारा देश है आज हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमें ये जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? हमें ये जानकारी राष्ट्रीय इतिहास के स्रोतों के माध्यम से मिलती है। अतः हमारे जीवन में राष्ट्रीय इतिहास का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास हम तभी जान पाएंगे जब हम सर्वप्रथम इन तीनों इतिहास के बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास ने ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का गुलाम था। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई। रूस की क्रांति है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है आदि। इन क्रांतियों के माध्यम से ही हमारे देश के अंदर भी एक सबसे बड़ी क्रांति हुई 1857 की क्रांति, जो कि एक काफ़ी गौरवपूर्ण क्रांति हुई। और यह क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की हमें जानकारी देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है?
4 भागों में बांटा गया है। स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय के अंदर स्थानीय क्षेत्रों का इतिहास आएगा, प्रांतीय के अंदर राज्य स्तर का इतिहास आएगा, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश विश्व का इतिहास आएगा। इस प्रकार से क्षेत्रीय के आधार पर 4 भागों में बांटा है। अब हम इतिहास को काल के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण कर सकते हैं और निम्नलिखित प्रकार से है, वो भी मुख्य रूप से 4 प्रकार से है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार से भी इतिहास के आधार पर हम मान सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन प्राचीन काल को हमने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइडेशन किया है, एक है अति प्राचीन काल और दूसरा है प्राचीन काल, उसके बाद में मध्यकाल है और उसके बाद में आधुनिक काल है। अति प्राचीन काल है, अति प्राचीन काल का इतिहास की जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब पाषाण युग के संदर्भ में, पाषाण युग का जो काल था वो हमारे मानव इतिहास का सबसे अति प्राचीन काल था, जब मानव के पास न तो कुछ ऐतिहासिक स्रोत थे और न ही कुछ ऐसे उपकरण थे जिसकी वजह से वह इतिहास से संबंधित जानकारी है वो प्राप्त कर सकता था। अतः मानव उस समय पत्थर का युग था, मानव है वो हर चीजें उसके हर चीज पत्थर से निर्मित चीजों का उपयोग करता था, चाहे और आदिवासी प्रकार आदिवासी की तरह जीवन है वो व्यतीत करता था, जंगलों में कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करता था। तो अति प्राचीन काल के अंतर्गत हमें पाषाणकालीन इतिहास के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट है प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंतर्गत पाषाण काल के बाद में जब मानव सभ्यता का विकास होता है तो उसके संदर्भ में जानकारी दी जाती है। मानव सभ्यता के विकास के अंतर्गत प्राचीन काल में जैसे वेदों की रचना होती है, सिंधु घाटी सभ्य वेदों की रचना होती है, उसके अलावा वैदिक संस्कृति है, उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और नेक्स्ट में सिकंदर मौर्य साम्राज्य आदि की जानकारी है वो आदि की जानकारी हमें कब मिलती है, इस प्राचीन काल के इतिहास के संदर्भ में मिलती है, गुप्तोत्तर काल और आदि। तो ये जो प्राचीन काल है वो क्या है, पाषाण काल के बारे में मानव जीवन की जो जानकारी मिलती है वो हमें कौन से काल में मिलती है, प्राचीन काल के आधार पर मिलती है। अब मध्यकाल। मध्यकाल एक ऐसा काल था जब मानवीय घटनाओं को अध्ययन के रूप में उसका देखा जोखा किया जाने लगा। मध्यकाल की शुरुआत भारत में तब होती है जब भारत के अंदर विदेशी आक्रामकताओं जैसे मुस्लिम आक्रामकताओं का आक्रमण होता है, तब से भारत के अंदर मध्यकाल की शुरुआत है वो मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि तब से भारत के अंदर मध्यकालीन घटनाएं जितनी भी घटी, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए, उन युद्धों का लिपिबद्ध तरीके से तब से ही घटनाक्रम को लिपिबद्ध तरीके से लिखित रूप में लिखा गया और उसके बाद में उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल से तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के पूर्व से स्वतंत्रता के बाद में वर्तमान समय में चलने वाले कालों को हम आधुनिक काल कहते हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान में भी ये काल है वो चल रहा है और इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। और इसके जनक है और उसको हम राजा राम मोहन राय भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इतिहास का वर्गीकरण है और मुख्य रूप से हम 2 भागों में कर सकते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर करते हैं और कालक्रम के आधार पर करते हैं, और ये दोनों हैं 4-4 भागों में बटे हुए हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।